नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के नेस्को वैक्सीन सेंटर से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मेरठ से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं देश प्रदेश की दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली के छतरपुर में मौजूद सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत कल ही हुई थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि नए कोविड मरीजों को यहां दाखिला नहीं मिल पा रहा है और इस कोविड सेंटर के बाहर अगर आप देखें तो मरीज, उनके परिजनों की कतार आपको नजर आएगी। उनका कहना है, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि दाखिले की प्रक्रिया यहाँ पर बेहद जटिल है और इसी दौरान परेशान करने वाली भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां इंतजार करते करते मरीज की मौत हो रही है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि 28 साल के मुकुल व्यास अपनी 52 साल की मां को ऑटो में लेकर यहां पर पहुंचे थे, लेकिन 3 घंटे का इन्होंने लंबा इंतजार किया, जिस बीच उनकी मां को दाखिला तो नहीं मिला और उनकी मां ऑटो में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। माँ, मेरी माँ, अब कहाँ ले जाओ उनको, ये तो बता दो। कहाँ ले जाओ, साला गेट ही नहीं खोल रहे, 10 फॉर्मेलिटी बता रहे हैं, ये करो वो करो, क्या करे भाई, बंदा मर रहा है, फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। अरे पहले देखो तो सही क्या हो रहा है अंदर के, देखा है नहीं, पहले फॉर्मेलिटी पूरी करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, क्या करे तो देख यही बड़े बड़ा चिल्ला रहा पागलों की तरह खड़ा होके, देख लो भाई, देख लो। तो आपने देखा सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का हाल। वहाँ पर सिर्फ वही मरीज़ दाखिल हो पाएंगे जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 से ऊपर है, यानी क्रिटिकल पेशेंट्स वहाँ पर भर्ती नहीं हो पाएंगे। हमारे सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी ने वहाँ से रिपोर्ट किया है, आइए देखते हैं। हम इस समय दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के बाहर हैं। ये वो जगह है जो सबके लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस लाने वाली थी, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार एम्बुलेंसेज की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर रिश्तेदार आ चुके हैं। सर, आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? मैम, हम सुबह से वेट कर रहे हैं, वहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इन्होंने बेड कह दिया कि बेड अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ पर, और ऑक्सीजन मीटर भी नहीं है मैम यहाँ पर। अब बताओ क्या करें। किसको लेकर के आए? हम मदर को लेके आए हैं। आपकी मदर है? नहीं, इनकी वाइफ है, रिलेशन में है मेरे। और अंदर का ट्रीटमेंट अगर पूछे तो अंदर ये लोग ये कहते हैं कि अंदर 6-6 घंटे तक बंदा पेशेंट अंदर रहता है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर्स की सप्लाई नहीं दी जा रही। ये यहाँ पर रिश्तेदार लगातार गुहार लगा रहे हैं पुलिस वालों से। एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं लोगों को। अभी थोड़ी देर पहले लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट किया गया है कि बिना डीएसओ के रेफरेंस या डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर के रेफरेंस के भी कुछ लोग जिनकी एम्बुलेंस यहाँ पे घंटों से खड़ी है उनको अंदर जाने दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग लगातार बहस कर रहे हैं और वाजिब है कि लोगों का इस तरह जो गुस्सा है, क्योंकि कई लोग 4 घंटे से 5 घंटे से यहीं पर खड़े हुए हैं अपने मरीजों के साथ। आगे लंबी लाइनें हैं, गेट पूरी तरह बंद है। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में वो एक करके मरीज अंदर लेंगे, पर यह अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 85 से नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल है तो 85 से कम ऑक्सीजन वाला कोई भी मरीज अंदर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ना तो इनके पास आईसीयू बेड है और ना वेंटिलेटर बेड है। यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं एम्बुलेंसेज हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ लोग यहाँ पर पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं कई सारे रिश्तेदारों के लिए, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप लोग कौन से संस्थान से हैं? कब से यहाँ पर बांट रहे हैं ये इस तरह से खाना और पानी? ये आप देख रहे हैं कि ये लोगों की नेकी है यहाँ पर कि इतने सारे रिश्तेदारों की मदद कर रहे हैं, पर फिर भी कैमरा के सामने आके उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। बस जितना उनकी तरफ से मदद बन पड़ सकती है वो कर रहे हैं। यहाँ पर आधे रिश्तेदार संघर्ष कर रहे हैं, बाकी कई लोग इस तरह से खाने पानी की सुविधा का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब आप इस तरफ आइए तो आप देखेंगे यहाँ पर रिश्तेदारों की लगातार एक लंबी कतार लगी हुई है। आगे भी लोग बहस कर रहे हैं अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं ऑफिशियल्स की तरफ से कि थोड़ी देर में एडमिशन शुरू होंगे, पर जो लोग घंटों से खड़े हैं उनके लिए अभी तक कोई राहत नहीं आई है। यहाँ पर स्थिति इतनी बुरी है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक रिश्तेदार, एक लड़का जो अपनी माताजी को लेकर आया था, वो यहाँ पर खड़े रहे यहीं ऑटो में। उनकी माताजी का निधन हो गया। वो कोशिश करते रहे आखिरी पल तक कि उनकी माताजी को अंदर एडमिशन मिल सके, पर नहीं मिल पाया। यहीं खड़े थे इसी ऑटो में, इस सड़क के दूसरी ओर, और यहीं उनकी माताजी खत्म हो गई। वो चिल्लाते रह गए कि उनको अंदर एडमिशन दिया जाए, पर नहीं मिला। स्थिति यहाँ ये हो चुकी है। ये देश की राजधानी है। सरदार पटेल कोविड सेंटर के बारे में हम कई दिन से सुन रहे हैं। कई मंत्री यहाँ पर आकर के इसके चक्कर लगा चुके हैं। जनता को ये निश्चिंत करने के लिए कह चुके हैं कि हम यहाँ पर सबका एडमिशन लेंगे, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति
कितनी बुरी है। इस समय सैकड़ों लोग यहाँ पर आके खड़े हो चुके हैं और ये सब वो लोग हैं जो 15-20 अस्पतालों से लौटाए गए हैं, एम्बुलेंसेज में अपने क्रिटिकल पेशेंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल उनके लिए यहाँ पर कोई राहत नहीं है। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी। तो आपने देखा कि देश की राजधानी से इतनी दुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बावजूद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच नए विवाद लगातार पैदा हो रहे हैं। अब गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार जो है वो लापरवाही बरत रही है। तो आपको बता दें कि इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। 21 अप्रैल को दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना पूरा कोटा नहीं उठाया। ऐसा आरोप केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर लगाया है। बताया जा रहा है कि संसाधनों की कमी से दिल्ली ने अपना कोटा नहीं उठाया। दिल्ली सरकार टैंकर तक नहीं जुटा पा रही है। दिल्ली सरकार ने 17 अस्पतालों के लिए आईनॉक्स से 98 MT ऑक्सीजन मांगी, जबकि आईनॉक्स पहले से 45 अस्पतालों को 105 MT ऑक्सीजन दे रहा है। बचे हुए 28 अस्पतालों के लिए विकल्पों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। इन अस्पतालों से ऑक्सीजन संकट की शिकायत आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नीता मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। नीता, ये तू मैं चल रही है, दूसरी तरफ से देश की राजधानी से परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ तो केंद्र सरकार ने सीधे आरोप लगा दिया है कि दिल्ली सरकार ने अपना कोटा ऑक्सीजन का उठाया ही नहीं। जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के सबसे बड़े बाबू, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है दिल्ली के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी विजय देव को और कहा है कि अगर आप काम सही तरीके से करते तो शायद कई जिंदगियां जो हैं वो बच जाती। यहां तक बोला गया है कि जो बाकी की स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक्स का इशू जो है वो एड्रेस कर रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ये कर पाने में अभी तक असक्षम है। वो इसकी तरफ से जो है वो ढिलाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पा रही है। चिट्ठी में ये भी लिखा है मिस्टर अजय भल्ला ने, जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, कि ये जानें बचाई जा सकती थी कि अगर दिल्ली सरकार सही तरीके से सिलसिलेवार से काम करती। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है उसे जो है वो ठीक करने की जरूरत है, नहीं तो इस तरह की जो किल्लत है वो सामने आती रहेगी। जहां तक मेडिकल ऑक्सीजन का सवाल है, वो भारत के पास काफी है, मेडिकल ऑक्सीजन उसकी कोई कमी नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का इशू जो है वो दिल्ली सरकार ने जो है वो सुलझाना है। आज हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने भी बोला कि वो किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो फॉरेन से अब इंपोर्ट करेंगे। कुछ उनमें से जो 8 प्लांट्स हैं वो 30 अप्रैल तक लग भी जाएंगे। कुछ प्लांट्स जो हैं वो फॉरेन जो टैंकर्स हैं साथ में वो फ्रांस से भी इंपोर्ट करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से दिल्ली और केंद्र सरकार में तू मैं हो रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि समय रहते न तैयारी की केंद्र ने, ना ही दिल्ली सरकार ने। अगर तैयारी की होती तो इतनी मौतें ना होती। अब दिल्ली से रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कल रिकॉर्ड मौतें हुई कोरोना से, जिसके बाद शमशान घाट पर शवों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दी। महाराष्ट्र के बीड़ में एक ही गाड़ी में भरकर 22 शवों को लाया गया और इन शवों को एक साथ ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित जुड़ रहे हैं। सोहित, लगातार ये तस्वीरें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से आती रहती हैं। बीड़ जिले की ये तस्वीरें, बताइए महाराष्ट्र में क्या है हाल? लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो अंडर रिपोर्टेड है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो प्रोटोकॉल है वो भी फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सौरभ, अगर आप देखेंगे तो अधिकांश ऐसे जो मामले भी सामने आ रहे हैं या जो तस्वीरें सामने आती हैं वो ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वहाँ पर हालात और ख़राब हैं। जिस भीड़ की बात हम कर रहे हैं और जहाँ पर हमने देखा कि एक एम्बुलेंस में 22 शवों को लेके जाया गया, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर पूरे बीड़ जिले में आप सोचिए कि केवल 2 एम्बुलेंस है। पिछली बार जब पहला लहर आया था, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, तब वहाँ पर 5 एम्बुलेंस थी, जिसमें से 3 एम्बुलेंस को विड्रॉ कर लिया गया। यानी अगर उनके पास 2 एम्बुलेंस है, आप सोचिए कि अलग अलग जगहों से, क्योंकि वहाँ पर अस्पतालों की भी ग्रामीण इलाकों में कमी होती है, तो जहाँ पर अस्पतालों में आते हैं और अस्पतालों पर भी इतना दबाव होता है और वहाँ पर अगर इस तरह से इतने मामले आते हैं और केवल 2 एम्बुलेंसेस ही मौजूद होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी कितने दबाव में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो
मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते अगर देखें, मेरी सहयोगी पूजा ने इसके ऊपर आज एक स्टोरी भी की है कि किस तरह से मामले बढ़े हुए हैं, तो चिंता की बात जरूर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की बात कर लें या दूसरे जगहों की भी बात कर लें, हम देख रहे हैं अस्पतालों और बेड के बारे में तो शुरुआत में रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब शमशान घाट पर भी 22 शवों को साथ में जलाया जा रहा है, वहां पर टोकन दिया जा रहा है, उससे समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। और इसे सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि मुंबई में जरूर मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जिस तरह से मामले कम होने चाहिए, वो भले ही कल के आंकड़े अगर कम है, लेकिन क्या वो आगे बने रहते हैं? और जो मौत के आंकड़े जो लगातार बने हुए हैं, जिस पर कोई कमी नहीं हो रही है, उसे कम करने के लिए क्या कुछ किया जाता है ये देखना अहम होगा अभी। लेकिन जो दृश्य हम दिखा रहे हैं या जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी भयावह हैं और दिल दहला देने वाली हैं। और खास तौर पर महाराष्ट्र ग्रामीण में, या सौरभ आप भी कई जगहों पर गए थे, ग्रामीण भाग में जो इलाके जो है ग्रामीण इलाके, वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है अगर शहरों से तुलना करें तो। जी बिल्कुल, सोहित बता रहे थे किस तरीके से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जी, तो महाराष्ट्र में सौरभ 70% जो मौतें हैं वो बीते 6 दिनों में बढ़ी हैं, तो इतने खराब हालत यहाँ पर है, भले ही संक्रमण के मामले नीचे जा रहे हैं। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश से। आगरा में कल रात कुछ प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से हाहाकार मच गया। जो परिजन थे वो बेहद गुस्से में थे, सड़क जाम करने लगे। कई परिजन रोते बिलखते हुए नजर आए अस्पतालों के बाहर। तो आपको बता दें कि किस तरह से ऑक्सीजन खत्म होने से उत्तर प्रदेश में हालत खराब नजर आई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि यहाँ के प्रशासन ने नहीं की कि ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की जान भी गई है, लेकिन ऐसा जरूर परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन खत्म होने से जानें गई हैं। फिलहाल आगरा में कुछ खेप ऑक्सीजन की पहुंच चुकी है और प्रशासन का कहना है कि बहुत ही जल्द कुछ खेप आएगी। मोहब्बत के शहर में कल रात मौत का मातम था। कई प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने पे लोग अपनों को खो देने के खौफ में रोते चीखते रहे। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर सब फ्रॉड है, सबको जेल होनी चाहिए। आपको पहले से बताया नहीं था? किसी ने नहीं बताया ऑक्सीजन के लिए। लास्ट मूवमेंट में बताया जा रहा है, लास्ट मूवमेंट में बिल्कुल जिन लोगों को सिलेंडर हैवी है ना, उनको ही मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो फ्लोर पर सबसे ज्यादा मातम आगरा के पौष इलाके शहीद नगर के उपाध्याय हॉस्पिटल पे था। अस्पताल के बाहर सड़क पे बहुत लोग अपने प्यारों को खो देने के खौफ में तड़प रहे थे। अंश ने तो अपनी मां को खो दिया है, वो भी तब जबकि उसने मां को रेमडेसिविर इंजेक्शन 40,000 में खरीद के लगवाया था। डॉक्टर है, उसका लाइसेंस कैंसिल करवाओ सर, मेरा आपसे निवेदन है सर। मैं उषा गोयल, मेरी मम्मी चली गई, इस हॉस्पिटल वालों कड़ी से इसका लाइसेंस कैंसिल करवाओ। मेरी मम्मी 21-22 तारीख से एडमिट थी सर है मम्मी का। मेरा अंश नाम है सर, मेरा अंश नाम है सर। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। सुबह से हम लोग कल से इनफैक्ट भाग रहे हैं। कल सुबह से 6 बजे से हम लोग सब लोग परेशान हैं। यहाँ पे कोई टैंकर कुछ भी नहीं है। हमारे मरीज मर रहे हैं रोज। रश्मि हॉस्पिटल के गेट पे खौफजदा तीमारदार अपनी बात वीडियो में कैद करवाते रहे कि शायद उसे देख कुछ मदद आ जाए। और एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म होने पे आगरा फिरोजाबाद रोड पे जाम लगा दिया। रामवीर यादव 16 दिन से भर्ती हैं, उनके रिश्तेदार परेशान। आपका क्या नाम है? सरकार की नौकरी की है बताइए। और छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ ले जाए? कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो उनका बेटा पुलिस में नौकरी कर रहा है, वो नहीं आ पा रहा है इलेक्शन की ड्यूटी करके। कहाँ के रहने वाले हैं? शुकाबाद के। कितने दिन से इलेक्शन की ड्यूटी में लगा हुआ है, वो नहीं आ पा रहा है। आगरा को हर रोज 37.5 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। सोमवार रात 3.5 टन ऑक्सीजन मथुरा रिफाइनरी से आई थी। सुबह 10 टन और पहुंची है, जो एसएन मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, जो हमारे
6 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास लिक्विड ऑक्सीजन होता है। यहाँ से हम उसको भेज करके उनके टैंक में भरवा देंगे अभी। इसके अलावा एक और हमारी 16 MT की ट्रक जो है मोदी नगर से पिछले 2 घंटे पहले निकल चुकी है। स्पॉट करके गाजियाबाद पुलिस और हमारी आगरा की पुलिस उसको स्पॉट करके लेके आ रही है। देश में इसके पहले कभी भी इंसान की जान बचाने के लिए इतने बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पेश आई थी। भले उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन हो, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे उसकी किल्लत बरकरार है। आगरा में नसीम और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तो देखा आपने आगरा के हालात, और ऑक्सीजन की कमी से पूरा उत्तर प्रदेश हाँफ रहा है। हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला ने गाजियाबाद के ऑक्सीजन प्लांट का जायज़ा लिया, जहां पर बुलंदशहर, मेरठ, यहां तक कि दिल्ली से लोग वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने आ रहे हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि न प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है न बेड की। देखें उनकी रिपोर्ट। ये लिख के दिया है, उन्होंने खुद लिख कर दिया है, ये पर्चा उन्होंने दिया है कि गैस लेकर आओ। हाँ, 3-4 गैस स्टेशन के पास गए हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये अवंतिका का पर्चा जी पूरा। गाजियाबाद के स्टील कंपाउंड में ऑक्सीजन सिलेंडर भराने की उम्मीद से सैकड़ों लोग धूप में घंटों से खड़े हैं। 6 घंटे के दौरान 500 लोगों का नाम सूची में दर्ज हो चुका है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर 50 लोगों को ही बामुश्किल भरे गए होंगे। गाजियाबाद में ऑक्सीजन भराने की उम्मीद में कोई दिल्ली से तो कोई मेरठ से आया है। कल शाम से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। हॉस्पिटल 2 बार बोल चुका है अपना पेशेंट ले जाओ या ऑक्सीजन ले आओ। सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ। कहाँ पे? गाजियाबाद में। मेरठ से आया हूँ मैं। हमारे जी पड़ोसी हैं आंटी जी, उनको कोरोना हुआ, वो उनको एक मिनट भी के ऑक्सीजन नहीं उतार सकते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की अफवाह उड़ाने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा, दूसरी तरफ ऑक्सीजन भराने के लिए लोग खासी जद्दोजहद कर रहे हैं। एक मिल जाए तो माता जी के थोड़ी देर के राहत मिल जाती है, बस इतना। ऑक्सीजन भरने के दौरान झगड़ा न हो, इसके लिए पुलिस भी तैनात की गई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरने में भी VIP कल्चर चल रहा है। 5 घंटे हो गए खड़े हुए हैं, यहाँ से VIP ट्रीटमेंट चल रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ नॉट नाइस। ऑक्सीजन अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो फ्री का मतलब चैरिटी वर्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब भीख दे रहे हैं किसी को। हालांकि अब राज्य सरकार ने 200 से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की इजाजत दे दी है। चमकते मॉल और 5 स्टार होटल सरीखे अस्पतालों वाले गाजियाबाद शहर में जब ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं हो पा रही है, तब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही होगी, और इसे आपूर्ति करना राज्य सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। गाजियाबाद से रवि रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में 7 लोगों की ऑक्सीजन ना होने से मौत हो गई। बने रहिए NDTV। नमस्कार, देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा बनी हुई हैं। हम इस वक्त मेरठ में हैं और ये मेरठ मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर आप देखेंगे आइनॉक्स का टैंकर ऑक्सीजन भर रहा है, लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर भी ऑक्सीजन को लेकर के काफ़ी महामारी थी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ना ही बेड की कमी है। लेकिन आज मेरठ में दिन भर हमने कई अस्पतालों में जाके पड़ताल की। 2 अस्पतालों ने माना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर भर्ती कोरोना के मरीजों की मौत हुई, क्योंकि सरकार सही समय पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, और साथ में कल आपको बताएंगे, इस रिपोर्ट में ये भी बताया हमने कि कैसे जो मेरठ में प्रशासन है वो शमशान घाट के आंकड़ों से अलग अपने आंकड़े बताता है। उनके आंकड़ों में सिर्फ 2 मौतें हुई हैं कल, लेकिन कल शमशान में 67 शव जलाए गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरठ के सूरजकुंड शमशान घाट में एक साथ 18 चिताएं जल रही हैं। सोमवार को यहां 67 शव जलाए गए, जिसमें 7 कोरोना के मरीज वो थे जिनकी मौत यहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हुई।
लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में सोमवार को मात्र 2 मौतें कोरोना की वजह से हुई। ये तस्वीरें मेरठ के आनंद अस्पताल की हैं। यहाँ का लॉन कोरोना के मरीजों से भरा पड़ा है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए जिनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उनको दाखिल नहीं किया जा रहा। सोमवार शाम अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 3 कोरोना की मरीजों की मौत हो गई। पिछले 2 दिन से हम ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे थे और कल बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म होगी। हम किसी तरह से मैनेज कर रहे थे, कुछ पेशेंट अपने सिलेंडर लेके आ रहे थे, कुछ उनसे मैनेज कर रहे थे, लेकिन कल जो है सारी ऑक्सीजन हमारी खत्म होगी। तो जो पेशेंट हमारे हाई फ्लो जिनकी जरूरत थी ऑक्सीजन की, वो नहीं मेंटेन कर पाए एंड दे डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद रात में कुछ सिचुएशन ठीक हुई है। प्रशासन की तरफ से हमें 400 सिलेंडर हमारे अलॉट हैं और 400 में से हम 90 सिलेंडर भी हमें नहीं मिल पा रहे थे पिछले 2 दिन से। यही हाल मेरठ के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल केएमसी अस्पताल का है। यहाँ भर्ती 160 मरीजों के परिजनों को 2 दिन पहले बताया गया कि ऑक्सीजन कम है, इसलिए मरीजों को ले जाएं या फिर ऑक्सीजन का खुद इंतजाम करें। मेरा सगा भाई है यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे। जमुनानगर से मैं खुद लेकर आया 5 सिलेंडर। कैसे रिफिल दे रहे हैं खाली, आज वो भी नहीं दे रहे लोग। आज रिफिल खाली भी नहीं दे रहे, भरी तो क्या देंगे ये लोग, लेकिन खाली नहीं दे रहे। करनाल से ला रहे हैं जी, करनाल से ला रहे हैं। 25,000 रुपए का सिलेंडर लेके आ रहे हैं। 25,000 रुपए सिलेंडर ला रहे हैं करनाल से। सरकार तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की। सरकार आके यहाँ देखेगी तो पता लग जाएगा ना कि कहाँ की वो हो रही है। उसकी गैस है, सिलेंडर नहीं है, उसका सिलेंडर वापसी है जाएगा। अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने भी माना कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से सोमवार को 4 और रविवार रात 3 मरीजों की मौत हो गई। कल करीब 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ऑलमोस्ट पूरे मेरठ को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हालांकि प्रशासनिक जो कोशिशें हैं उनमें कोई कमी नहीं है। प्रशासन जिस तरह से हम 24 घंटे अवेलेबल रहता है फ़ोन पे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके पार्ट में कोई कमी है। 4-5 पेशेंट जो हैं एक्सपायर हुए हैं, उसमें ऑक्सीजन का ना मिलना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और परसों रात भी मैं मानता हूं कि 2-3 पेशेंट मेरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हो सकता था कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमको प्रॉपर मिलती तो हो सकता है बच जाते। यानी मुख्यमंत्री भले ही कहें कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। हम इस वक्त यहाँ के जिलाधिकारी यानी डीएम के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। हमने उनसे अपनी पड़ताल पर पक्ष जानने के लिए सरकार का कई बार फ़ोन किया, वो फ़ोन पर हमसे बात करने नहीं आए। उसके अलावा हमने उनके दफ्तर पर इंतज़ार भी किया। हम सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर गए, उन्होंने कहा कि डीएम बात करेंगे। हम भी समझते हैं कि प्रशासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ऑक्सीजन की कमी से मेरठ में कई लोगों की मौत हो गई है। सहयोगी शशिकांत झा के साथ मेरठ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार आप भी देख रहे हैं किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन, बेड और दवा की किल्लत की वजह से कोहराम मचा हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद संसद भवन बनाने का काम हो, सेंट्रल विस्टा को नई शक्ल देने की जो परियोजना है उसका काम जारी है। सबको लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इसे अनिवार्य कामों में शामिल किया है। ऐसे वक्त पर जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और महामारी का साया एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है, संकट के इस दौर में सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट पर काम को जारी रखने के सरकार के फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों ने मांग की है कि सरकार को तत्काल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम रोक देना चाहिए। कई विपक्षी दल ये मानते हैं कि कोरोना के मौजूदा संकट में ये काम जारी रखना गलत है। आरजेडी ने इसे नैतिक तौर पर गलत बताया है। सरकार से ही फिर हाथ जोड़ के विनती करते हैं, पॉज बटन दाइए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, आज के हालात में अगर वहाँ काम चल रहा है और उसे एसेंशियल सर्विस का नाम दिया जा रहा है,
ये मॉरली रिपग्नेंट। कांग्रेस का भी कहना है कि अभी वक्त कोरोना से लड़ाई के साधन जुटाने और उसके लिए सारी ऊर्जा लगाने का है। ये प्रोजेक्ट फौरन रोका जाना चाहिए। 500 साल पुराना ब्रिटिश पार्लियामेंट चल रहा है, 200 साल से ज़्यादा का अमेरिका का ये चल रहा है। हम लोग भी पार्लियामेंट में 10 साल से ज़्यादा से मेंबर हैं, देख रहे हैं। वो पार्लियामेंट में कोई गड़बड़ी तो है नहीं, इसलिए बनता, लेकिन लोगों के जान के कॉस्ट पे नहीं उस तरह के प्रोजेक्ट में पैसा लगना चाहिए। अभी तो हेल्थ केयर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के देशवासियों का जान बचाने में सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, मोदी जी की प्राथमिकता होनी चाहिए। 20,000 करोड़ की लागत से बनने वाले सेंट्रल विस्टा के तहत नया संसद भवन भी बनना है और राजपथ को नई शक्ल दी जानी है। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा हालात में इसके निर्माण का कार्य कुछ दिन के लिए टाला नहीं जा सकता। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी।